कि माहौल में बिल्कुल भी तनाव नहीं। जिस पहाड़ी पर हम हैं वो हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान, आप समझ लीजिए दूसरी पहाड़ी को है। अंदाजा लगाना तो मुमकिन है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को ये संदेश देना चाहता है कि युद्ध हो सकता है। और ये देखिए, आपको शेलिंग की आवाज भी बीच बीच में सुनाई देती रहेगी। कश्मीर की सब ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद हालात कैसे हैं? सबके जहन में ये सवाल है। कोई कहता है एक तस्वीर दिखाई जा रही है, कोई कहता है दूसरी। आज हम आपको एक मुकम्मल तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि कश्मीर का मतलब सिर्फ श्रीनगर नहीं, कश्मीर का मतलब सिर्फ डाउनटाउन नहीं है। कश्मीर का मतलब सुदूर के वो गांव भी हैं। उन गांवों के ही कुछ लड़के जैकलाई में शामिल हैं, जिनकी पासिंग आउट परेड चल रही है। 1 महीने के भीतर देखिए, एक दिन ऐसा भी आया है जब ये जवान तिरंगे को थामकर तिरंगे की कसम, हिंदुस्तान की कसम उठा रहे हैं। सिर्फ इन जवानों की बात नहीं बताएंगे, बल्कि हम तनाव वाले उस क्षेत्र में भी जाएंगे जिसका दावा किया जाता है वहां तनाव है, गड़बड़ी है। हम उन गांवों में भी चलेंगे और सबसे बातचीत करके कश्मीर की सबसे पक्की ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। अगस्त 2019 से पहले कश्मीर की ये तस्वीरें ही उसकी पहचान थी। पिछले 1 महीने में कश्मीर का भूगोल ही नहीं, उसका वर्तमान भी बदल गया है। राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक कुछ बदला है? नहीं सर, हम ठीक हैं और अच्छा है, दिन ब दिन अच्छा है। पहले कुछ दिनों में स्कूल वगैरह बंद थे, अब स्कूल खुल रहे हैं और स्कूल चल रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। बच्चे दूर हैं, बच्चे पता नहीं किसका क्या हाल है। हमारे बच्चे सारे बाहर हैं, न बच्चे स्कूल जाते हैं, न हम कुछ काम कर सकते हैं। बच्चे दुकान, हमारे हस्बैंड दुकान पर नहीं जा सकते हैं, क्या करेंगे? घर में बैठे हैं, न कोई पैसा है न कुछ। कश्मीर की तस्वीर केवल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, और हम कश्मीर के बाकी सभी रंगों को जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर बनाने निकले हैं, जिसमें दक्षिण कश्मीर के आक्रोश की सोच भी है, श्रीनगर की मिली जुली आवाज भी है, और पहली बार पूरी तरह से उपेक्षित उत्तर कश्मीर के बाशिंदों की गुहार भी है। उसका ना हमें पता है, ना नुकसान का ना फायदे का। उसका फायदा भी नहीं था, ना फायदा ना उसका हमें नुकसान। बहुत मुश्किल था। हम सुबह सवेरे 3 बजे जाना है पड़ता है, 3 बजे 4 साढ़े 4 बजे तक वापस आता है, और दिन में फिर कोई काम नहीं। जी कौन सा काम है और कौन सा काम है, बस हमारा काम इतना ही था। नया कानून अभी ला पास हो जाएगा जब भारतीय जनता पार्टी ने ये जो दफा खत्म किया है, इस बात से हम बड़ी खुशी है हमें, क्योंकि डेमोक्रेसी बढ़ेगी हमारे गाँव में। और हमारे गाँव में अभी तक कुछ भी नहीं आया है। ये रोडें देख सकते हो आप, रोड की हालत है, ऐसे ही हॉस्पिटल की हालत है। हम तो फौज के साथ ही हर टाइम रहते हैं, शुरू से हम फौजी का हेल्प कर रहे हैं, तो इस बारे में कुछ सोचना चाहिए था गवर्नमेंट को। यहाँ हम जम्मू और लद्दाख की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ से इस फैसले को स्वीकारने की तमाम तस्वीरें पहले भी हमारे सामने आई हैं। लेकिन कश्मीर के बारे में ये कहना कि पूरे क्षेत्र में बगावत है, ये कितना सही है? इसीलिए हम हर उस हिस्से की बात सुनने के लिए निकले हैं जहां अब तक कोई टीवी चैनल नहीं पहुंचा। इस दौरान श्रीनगर, बारामूला, उरी, नौशेरा, पुलवामा जैसे महत्वपूर्ण शहरों के साथ साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सटे गांव में हमने पूरा दिन गुजारा, जहां पाकिस्तानी बमों के धमाके ये संकेत देते हैं कि कश्मीर की शांति से पाकिस्तान किस कदर अशांत हो जाता है। ये श्रीनगर का लाल चौक इलाका है।
अगर आप धारा 370 के हटने से पहले के समय का जिक्र करें तो इसे बहुत ही तनावपूर्ण इलाका माना जाता था। यहाँ पर हमेशा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। लेकिन अगर हम इतिहास के नजरिए से देखें तो यही वो जगह है जहाँ पर कभी जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने अपनी पहली पब्लिक मीटिंग ली थी। ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है इसलिए क्योंकि लाल चौक पर अगर तिरंगा फहराया जाता है तो उसका महत्व ही अलग माना जाता है। एक तरह से एकीकरण की बात वहां पर आ जाती है और यहीं से कश्मीर में हालात को लेकर एक नई कहानी का सिरा जुड़ता है। दिन भर क्या करते हो? दिन भर खेलते हो? हाँ? लाल चौक कश्मीर की सियासत की पहचान। तिरंगा यात्रा में राष्ट्र प्रेम से लेकर अलगाववादियों के भारत विरोधी नारों से गूंजने वाले इस इलाके में इन दिनों सन्नाटा पसरा। 1948 में लाल चौक में ही देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला के साथ पहली बार रैली की। उसके बाद से लाल चौक और घंटाघर कश्मीर की सियासी गतिविधियों का केंद्र बन गया। सभी प्रमुख राजनीतिक रैलियां और जलसे इसी जगह घंटाघर के पास होते रहे। धारा 370 के हटने के बाद इसी से लगे इलाकों में सबसे ज्यादा गड़बड़ी की आशंका थी, इसीलिए यहाँ ज्यादा कड़ाई रही। सारे छोटे बड़े नेता या तो जेल में हैं या फिर नजरबंद हैं। स्कूल कॉलेज से लेकर दुकानें भी बंद। क्या परेशानियां क्या आम लोग को हो रही है, जैसे आप जैसे लोग हैं? सब खत्म है, कई लोग भूखे सो रहे हैं। जहाँ तक सरकार और सिक्योरिटी एजेंसियों का ताल्लुक है, ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि एक तरफ लोग निकल रहे थे, पहले तो सड़कों पर उन्हें लोकल यूथ रुका रहे थे, लेकिन आज ऐसी सूरत हाल है कि लोग निकल रहे हैं लेकिन सरकार ने ऐसी बंदिशें लगाई है, कहीं पे छोड़ते नहीं है। ये समझ ही नहीं आ रहा है लोग जाए तो जाए कहाँ। मरकजी सरकार और रियासत की जो गवर्नर इंतजाम है उनको इस बारे में सोचना चाहिए और लोगों को किसी न किसी सूरत हाल से राहत पहुँचाने की जरूरत और कोशिश करनी चाहिए। 1990 के बाद से कश्मीर में जो कुछ हुआ उसका असर यहाँ की आने वाली पीढ़ी में पेबस्त हो गया। रोज रोज के बंद और आतंकी घटनाओं ने यहाँ के लोगों की सोच को बदला। अलगाववाद का जहर यहाँ की आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। इससे पहले इतना लंबा स्कूल कब बंद हुआ था? 2016 में। 16 बुरहान वाले के बाद। तो उस टाइम तुमने क्या बताया, तुमने क्या सीखा था? आज़ादी हमने सीखी थी उस टाइम। हाँ। किस क्लास में पढ़ते थे? 4th सेकंड तब, अब 4th मैं 3rd। और अब क्यों हुआ है ये पता चल रहा है? तुम लोग कितनी लंबी छुट्टी हो गई अभी तक हो गई? हाँ 1 महीना हो गया। दिन होने को हाँ स्कूल जाने का पढ़ते भी है। हाँ पढ़ते भी है और खेलते भी है, बहुत ज्यादा। पिछले 1 महीने से जम्मू में रियायतें बढ़ती गई हैं, लेकिन कश्मीर में पाबंदियों को बरकरार रखना पड़ा है। लेकिन ये एहतियातन है, शांति की संभावना होगी तो पाबंदियां खुद ब खुद हटेंगी। डाउनटाउन की ये गलियां आपको आज सुनसान नजर आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पर जो हमारे सुरक्षा बल हैं, जो सीआरपीएफ की तैनाती होती है, वो हमेशा अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े रहते हैं। उन्हें कभी नहीं मालूम रहता था कि उनका दुश्मन कहां से आ जाएगा, कभी पत्थर की शक्ल में, कभी गोली की शक्ल में, क्या हो सकता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से हमेशा तैनाती रहती थी और अब भी है। जब 1 महीने पूरे हो रहे हैं 370, इनकी जो अलर्टनेस है उसमें कोई कमी फिलहाल नहीं देख सकते हैं। धारा 370 हटने से पहले भी इस इलाके की तस्वीर ऐसी ही हुआ करती थी। आज भी सतर्कता का आलम वही है। आम लोगों की तरह सुरक्षा बलों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फोन और मोबाइल सेवाएं बंद हैं, तो वो भी अपने परिवार से बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन विषम परिस्थितियों में भी हमारे जवान चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। मैं खास तौर से जम्मू और कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप सबको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ के जो हालात थोड़ा मुश्किल होते, उसके बावजूद आपका जो नौजवान है जम्मू और कश्मीर का, बिना किसी डर से अपने माँ बाप का आशीर्वाद दिए हुए भारतीय सेना में इस तरह से भर्ती हो रहा है, यही दर्शाता है कि चाहे जो भी परिस्थिति रही हो, आप लोग अपने मकसद से नहीं हटते हैं और साथ ही
देश की सेना का नाम और भी ऊंचा करते हैं। जो आपने अभी बताया कि आजकल थोड़ा कम्युनिकेशन का, इंटरनेट वगैरह का प्रॉब्लम है, इसीलिए जो हमारी यहाँ पे अभी भर्ती होने वाली थी, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला था, रजिस्ट्रेशन होने वाला था, उसको इसलिए हमने पोस्टपोन किया है, क्योंकि रजिस्टर कैसे करेंगे ऑनलाइन अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो हम बाद में कर लेंगे, इतना हम कर लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी किस्म की मोटिवेशन में जरा सा भी ढीलापन आया है जम्मू कश्मीर। हंगामा खड़ा करने वालों के लिए क्या वर्दीधारी इंसान नहीं होते? क्या उनका मानवाधिकार नहीं होता? हाँ, वो शिकायत नहीं करते, इतना जरूर है। लेकिन ये समझना है कि जरूरी नहीं कि जो शोर मचा रहा हो वो इकलौती आवाज हो। जो खामोश है, राय उसकी भी मायने रखती है, और इसी आवाज को मंच देने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पड़ताल कर रहे थे। श्रीनगर की पड़ताल में हमने पाया कि सुबह कड़ाई ज्यादा दिखती थी, लेकिन रिहायशी इलाकों में अब हालात सामान्य की ओर लौट रहे हैं। अधिकतर इलाकों में तनावपूर्ण शांति नजर आई। ज्यादातर बाजारों में सन्नाटा नजर आया, लेकिन इसका कारण केवल सरकारी पाबंदी नहीं है। पिछले शुक्रवार को श्रीनगर में एक दुकानदार को सिर्फ इसीलिए आतंकियों ने गोली मार दी क्योंकि उसने अपनी दुकान का शटर डाउन करने से इनकार कर दिया था। ऐसा ही मामला सोपोर में भी हुआ था। यानी कुछ दुकानें विरोध में बंद हैं, कुछ को जबरन आतंकी बंद करवाते हैं। इसी खौफ के कारण मुख्य बाजारों में अमूमन हमें शटर डाउन ही दिखे। ये श्रीनगर के एक बाजार की दुकान है, जहां कुछ के शटर आधे खुले थे, कुछ पूरी तरीके से बंद थे। दवा की दुकान जरूर खुली दिखी। नौशेरा, बारामूला, उड़ी, हर जगह मुख्य बाजार बंद थे, लेकिन भीतर रिहायशी इलाकों के बाजार खुले नजर आए। दरअसल अपने एजेंडे को फेल होता देख आतंकी इतने बौखला गए हैं कि गुंडों की तरह दुकानें बंद करवाने पर लग गए हैं। जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो सिर्फ श्रीनगर की बात नहीं करनी चाहिए, और इसीलिए हम श्रीनगर से बाहर निकलकर बाकी इलाकों में जाकर लोगों से पूछ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। मसलन जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लोगों को लगता है कि लगातार साल दर साल उनके साथ पक्षपात किया गया, और जो विकास हुआ वो केवल श्रीनगर का हुआ। जम्मू से परे कश्मीर में पंडितों के परिवार भी हैं, सिख भी हैं, गुर्जर और बकरवाल की आबादी भी है। फिर क्यों नहीं कश्मीर की भलाई के लिए सबकी आवाज का बराबर वजन हो? हम एक एक करके हर आवाज को सुनाएंगे। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे उन कश्मीरी नौजवानों से जो हिंद की आवाज हैं। क्या उनकी सोच 370 पर नहीं जाननी चाहिए? देखते रहिए कश्मीर के हर हिस्से से, हर कश्मीरी की आवाज से परिपूर्ण ये ग्राउंड रिपोर्ट। जो लोग ये दावा करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के राज्य की इकलौती आवाज हैं, उन सभी लोगों को ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की विभिन्नता उन्हें समझ में आएगी। अलग अलग धर्म गुरु, इन रिक्रूट्स के अपने अपने धर्म। जिस समय ये शपथ उठाते हैं, सामने से जो धर्म ग्रंथ गुजरता है उसी समय वो अपने हाथ को नीचे करते हैं। लेकिन शपथ किसकी उठाते हैं? वो शपथ उठाते हैं तिरंगे की, क्योंकि उन्हें राष्ट्र रक्षा के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देना है। जम्मू कश्मीर की असली तस्वीर यहीं पर है, जहां पर अलग अलग क्षेत्र से जवान आते हैं, अलग अलग धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सबका धर्म, सबका मजहब केवल एक हिंदुस्तान। जिन लोगों को कश्मीर से सिर्फ भारत विरोधी नारे सुनाई देते हैं, उन्हें ये आवाज भी सुन लेनी चाहिए। जिन लोगों को कश्मीर में सिर्फ गोली बम की आवाजें सुनाई देती हैं, उन्हें ये धुन भी सुन लेनी चाहिए। जो लोग कश्मीर के हर घर से आतंकी निकालने के दावे करते हैं, उन्हें कश्मीर की इस नई पीढ़ी के जज्बे को देख लेना चाहिए।
पर मर मिटने की कसम खाने वाले ये नौजवान उसी जम्मू कश्मीर के हैं जहां धारा 370 हटने के बाद कोहराम मचने का दावा है। ये तस्वीरें इस बात की सबूत हैं कि अलगाववाद जम्मू कश्मीर की रवायत नहीं है। ये भी तो हिंद के नौजवान हैं। ये हिंद में जीते हैं, हिंद पर मरते हैं, हिंद पर नाज करते हैं। ये जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री यानी जैकलाई है। इस रेजिमेंट में सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नौजवान शामिल होते हैं। यहाँ पर आए तब नए दोस्त बने हैं हर क्षेत्र से। पहले क्या आप सिर्फ अपने एरिया के बारे में जानते हैं? जी मैम। तो यहाँ पर आज जब ये हुआ, आज जब आपकी पिपिंग सेरेमनी हुई है, आज जब आपका शपथ ग्रहण हुआ है यहाँ पर, कैसा महसूस कर? मैम हम बहुत गर्वशाली फील कर रहे हैं। मैं और हमारे परिवार दोनों बहुत गर्वशाली फील कर रहे हैं कि हमने अब जैकलाई और इंडियन आर्मी ज्वाइन की और अपने देश के प्रति सेवा करने का हमें मौका मिला। भारतीय सेना की पारंपरिक पिपिंग सेरेमनी होती है जिसमें एक तरह से आप समझिए तो सीधे तौर पर अपने बेटे को अपने देश को सौंप देते हैं ये माँ बाप। हालांकि इनकी पूरी ट्रेनिंग हो चुकी है और आप अगर तस्वीरों को ध्यान से देखें तो आपको कुछ आंखों में छलकते हुए आंसू भी नजर आ जाएंगे। आपको दिखेगा गर्व का वो पल जब एक पिता, एक माँ, एक बहन अपने भाई को यहाँ पर एक सैन्य रूप में देखने के लिए आती है जहाँ पर वो अपनी देश सेवा के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ये जोर जबरदस्ती से सेना में शामिल नहीं हुए, ये इनका देश प्रेम है। ये नौकरी की लालसा में सेना ज्वाइन नहीं कर रहे, ये इनकी आवाज है, इनकी ख्वाहिश है। ये आवाज कहती है कि हम भी कश्मीरी हैं, पर उससे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इनकी आवाज को क्या किसी एजेंडे के तहत अनसुना किया जाता है? शायद हाँ, क्योंकि केवल विरोध की आवाज कश्मीर की आवाज नहीं है। एक आवाज ये भी है जो राइफलमैन औरंगजेब की वीरता में सुनाई देती है, जो अशोक चक्र विजेता नजीर अहमद वानी की आवाज में सुनाई देती है। इसी आवाज को अपने कैमरे में कैद करते हुए हम उत्तर कश्मीर की ओर निकले। सुनाएंगे वो अनसुनी आवाज इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। जिस पहाड़ी पर हम हैं वो हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान, आप समझ लीजिए दूसरी पहाड़ी को। लेकिन उसे पाकिस्तान भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर अनधिकृत रूप से पाकिस्तान ने कब्जा किया है और अब उसे यही डर है कि वो हिस्सा वापस हिंदुस्तान न ले ले, इस कारण क्योंकि वहां पर बिल्कुल भी विकास का काम नहीं होता जैसा कि पूरे पाकिस्तान में हालात हैं। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए हम गली गली घूम रहे थे। शहरों का हाल जाना, जिसके बाद एलओसी से सटे गांव में पहुंचे जहां पाकिस्तानी गोलों की गूंज सुनाई दे रही थी। तस्वीरों में इस समय आप एक पाकिस्तानी पोस्ट को देख सकते हैं और इतना समझ लीजिए अगर आप उन्हें देख सकते हैं तो वो आपको साफ साफ देख सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया के सामने चाहे कोई भी तस्वीर पेश करने की कोशिश करे, लेकिन उसका निशाना क्या है ये इस बात से साफ हो जाता है कि सिविलियन इलाकों को बख्शा नहीं जा रहा है। लेकिन भारत, आज का भारत जितना सशक्त है, और ये देखिए आपको शेलिंग की आवाज भी बीच बीच में सुनाई देती रहेगी, वो आवाजें जो उस ले दागने के लिए। इसके साथ ही पाकिस्तान को भी यह समझ में आता है कि सिर्फ उसकी गीदड़ भभकियों में, सिर्फ उसके सीज फायर वायलेशंस की वजह से हिंदुस्तान डर कर बैठता नहीं है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर इस साल जब पुलवामा में उसने आतंकी हमला किया, उसके प्रायोजित आतंकी हमला हुआ, उस समय सबने देखा किस तरीके से बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स हुई थी। अब उसकी सिट्टी पिट्टी गुम है, कहीं पीओके को भी हासिल करने के लिए भारत की तरफ से कोई कवायद न हो जाए। जिस तरह मैंने पहले कहा, मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा दुनिया में। मैं कश्मीर का जो हालात हैं, जो पैगाम है, जो सिचुएशन है, वो मैं दुनिया में लेके जाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि हर हफ्ते हम एक इवेंट करेंगे जिधर सारी कौम निकलेगी उस इवेंट पे। हमारे स्कूल, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे ऑफिस में जो लोग जा रहे हैं, सारों ने एक आधे घंटे के लिए निकलना है हर हफ्ते।
और वो मैं आपको बताता रहूंगा क्या इवेंट होगा। लेकिन इस जुमे को 12 से लेकर 12:30 तक मैं चाहता हूं कि जिधर भी आप हैं काम रोक के आधा घंटा आपने खड़े होना है पब्लिक के साथ बताने के लिए कि हम कश्मीर के लोगों के साथ हैं। घरों में जो लोग हैं वो भी बाहर निकले अपने घरों के बाहर और बताएं कि आज हम कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं। एक तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान कश्मीरियों के लिए आखिरी दम तक लड़ने की बात कहते हैं, तो फिर पाकिस्तानी सेना कश्मीरियों का ही खून क्यों बहा रही है? पाकिस्तान से जो भी गोला आता है तो वो यहाँ हमारे गांव में गिरता है, तो उससे हमारा बड़ा नुकसान होता है। कभी कभी जाने भी चली जाती हैं, माल मवेशी, घर टूट जाते हैं। तो उसके लिए सरकार ने आज तक हमें कोई बैंकर वगैरह कुछ नहीं दिए। तो हम इस तरह जी रहे हैं जैसे कब गोला आ जाए तो कब कौन चला जाए, इस बात का कोई पता नहीं है। पाकिस्तान की पोस्ट सामने है, वहाँ से यहाँ तक तो ये छोटी राइफल का फायर भी पहुँच जाता है। कभी कभी यहाँ उनका फायर आता है तो यहाँ इधर उठा के देखो इतनी सी वो गोली भी यहाँ से मिल जाती है उनकी। ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हुए हमें यह आशंका थी कि कहीं लोगों के तनावपूर्ण सवालों का सामना न करना पड़े, लेकिन हमें तो सामने पाकिस्तान को लेकर खौफ नजर आया। हम ये जो हमारी बॉर्डर है, बॉर्डर के वहाँ उस साइड से हमारा यहाँ गोलाबारी आता है, तो उससे हमारा नुकसान हो रहा है और हमारा कोई नुकसान नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने रात को खाना नहीं खाया जब यहाँ फायरिंग चली, डर के वो बैठ के बोला हम कैसे खाना खाएंगे। 3 दिन से हमारा खाना जीना आराम हो रहा है। यहाँ पे पाकिस्तानी साइड से शेलिंग का असर होता है? हाँ सर, पूरा आता है हमारे इस जब पूरे हमारे गांव में शेलिंग, पूरे जो आरटी शेलिंग है वो दूसरा मोटर का पूरे हमारे गाँव है ना, इससे ये लास्ट गाँव है और पूरा शेलिंग इधर आता है। पूरा हिट वो पोस्टों में करते हैं, वो पोस्टों में बहुत कम लगता है, इस गांव में सबसे ज़्यादा लगता है, सबसे ज़्यादा। इधर वो 92-93 में सर इधर कम से कम 4-5 कैजुअल्टी हुई इधर। हाँ सर, और 2-3 आदमी इधर डेथ भी हुए थे। यहाँ पर जिस तरह से एकदम बॉर्डर से लगा हुआ ये LOC से लगा हुआ गांव है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिक्कतें आती हैं उस हिसाब से शेलिंग से? तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो बैंकर है ना कोई रहने की जगह है। खाली हमारे जैसे शेड वाले शेल्टर ही हैं हम लोगों के पास। तो जैसे अभी आज की डेट में अगर शेलिंग हो जाएगी तो हमारा जीना तो पूरा बेहाल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ये डर धारा 370 को लेकर नहीं है, इस डर की वजह है पाकिस्तानी धोखेबाजी, जिसका सामना ये लोग रोज करते हैं। जब से धारा 370 हटी है तब से पाकिस्तानी सेना जैसे बौखला गई है, कश्मीरियों को निशाना बना बनाकर बम फेंक रही है। धारा 370 के हटने के बाद से पाकिस्तान अगर लगातार छटपटा रहा है तो उसका कारण वो ये दे रहा है कि उसे कश्मीरियों की चिंता है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कश्मीरियों की चिंता का एक ऐसा स्वरूप जो सीमावर्ती गांव में लोगों को जिसका सामना करना पड़ रहा है। ये जो इलाका है ये आप समझ लीजिए कि पाकिस्तानी सीमा से 1 किलोमीटर के दायरे में आता है और यहाँ पर पाकिस्तानी शेलिंग की वजह से हालात ऐसे हो जाते हैं कि लगभग हर समय इन्हें अपने घरों का वापस पुनर्निर्माण कराना पड़ जाता है। जो बच्चे हैं यहाँ पर वो बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा दहशत में रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं, ठीक से सो नहीं पाते हैं और लगातार जब से धारा 370 को हटाया गया है तब से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन चल रही हैं। यहीं पर इसी जगह पर जिस गांव में हम मौजूद हैं यहीं पर लगातार 3 दिन से इसी तरीके से नॉन स्टॉप शेलिंग चल रही है। पाकिस्तान तो कहता है कि कश्मीरियों की उसे बहुत फिक्र है, लेकिन फिर बम गिरते हैं यहाँ पर तो आप ही लोग ही घर ऑलमोस्ट लगातार वो सिविलियन को अटैक करते हैं। ज़्यादातर बैंकर्स को नहीं, आर्मी के वो नहीं करते हैं, ज़्यादातर सिविलियन में जब भी गिरते हैं उनके गोले तो सिविलियन में गिरते हैं। हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस वजह। लास्ट नाइट भी हुआ था, ये वो सिविलियन एरिया में 1-2 जगह गिरे। हाँ, टारगेट करते हैं ज़्यादातर हल्ला करने के लिए। पाकिस्तान occupied Kashmir, all the launch pads across the line of control are as of full with the terrorists of various tanzims. Pakistan is attempting every night and day in assistance with Pakistan army posts which are there on the line of control. Even these 2 terrorists who have been captured, they were also housed at the Pakistani forward post of the army, and then they were being guided by the Pakistani regular troops up to the line of control. पाकिस्तानी बमबाजी के बावजूद हमारी टीम गांव में डटी रही। हम कई
कई लोगों के घर गए, उनका हाल जाना, उनके मन की बात समझी, उनकी उलझन, उनकी चिंता को करीब से समझने का प्रयास किया। लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर कहा जाए तो शहर में धारा 370 को लेकर भले ही थोड़ा तनाव हो, लेकिन गांव का हाल इससे जुदा है। ये डर नहीं लग रहा है कि कश्मीरियत खत्म हो जाएगी, जो लोग कह रहे हैं श्रीनगर में बैठ के? नहीं सर, नहीं, वो बात नहीं है। हम क्या कैसे ऐसा नहीं है। ये कुछ बात की जाती है जिसके लिए सब लोग, बड़े लोग की बड़ी बात होती है, छोटे लोगों की छोटी बात होती है। ये बात हम उस कतार में हम है नहीं है, हम छोटे लोग हैं। वज़ीर आज़म है वो पूरा हिंदुस्तान का है, जैसा एक कश्मीर के बारे में सोच रहा है वैसा ही वो पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचेगा। हमें तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपने देखा है यहाँ पे ऐसा तो कुछ महसूस नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। 370 वो होगा नेताओं लोगों के लिए जिन्होंने 70 साल से खाया है, अभी उनके लिए बस थोड़ी दुश्वारी हो रही है। बाकी हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी दिक्कत जो है वो बैक साइड में है, यहाँ पे थोड़ी हमें परेशानी जो भी है वो उस पार से हो रही है। शहर के विकास से दूर कश्मीर के दूर दराज के लोगों को उम्मीद है कि धारा 370 हटने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर का रुका विकास तेज होगा। इन्हें लगता है कि श्रीनगर के विकास के लिए कश्मीर के बाकी हिस्सों को नजरअंदाज किया गया। हम तो फौज के साथ हैं, हर टाइम रहते हैं, शुरू से हम फौजी का हेल्प कर रहे हैं, तो इस बारे में कुछ सोचना चाहिए था गवर्नमेंट को जी। लेकिन अब लग रहा है आप लोगों की कुछ स्थिति बदलेगी, अब कुछ होगा? लग रहा है जैसे गृह मंत्री ने कहा है कि अब भाई अच्छा होगा, इस तरह होगा, उस तरह डेवलपमेंट होगी, तो हम भी उम्मीद करते हैं। मत हम ये नहीं कह रहे हैं कि माहौल में बिल्कुल भी तनाव नहीं है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो न तो धारा 144 को लगाने की जरूरत होती कश्मीर के कुछ इलाकों में, और न ही फोन संचार बंद करने की जरूरत होती। लोगों के जहन में कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब अगर सही तरीके से मिल जाएं तो शायद स्थिति पर बेहतर नियंत्रण हो सकता है। ये समझना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में जो लोग धारा 370 के हटने का विरोध कर रहे हैं वो किस आधार पर नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं। अगर सीधे तौर पर समझें तो लोगों को ऐसी आशंका है कि 370 हटने का सीधा सीधा मतलब है कि बाहर के लोग बड़ी तादाद में आकर यहां पर जमीन खरीदेंगे। लोगों के मन में दूसरी आशंका यह है कि उनकी जो पहचान है यानी कि कश्मीरियत वो खतरे में पड़ जाएगी। हमने लोगों से इस आशंका के बारे में भी बात की। कुछ लोगों ने यह सवाल पूछा कि अगर पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए धारा 371 बरकरार है तो फिर कश्मीर के साथ ही धारा 370 हटाकर भेदभाव क्यों किया गया। लोगों ने यह भी आशंका जताई कि 370 हटने का यह मतलब न हो कि नौकरी के लिए अब उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा। चीज़ की हम मजम्मत करते हैं क्योंकि पूरे कश्मीर का मसला है, एक हमारे गांव का मसला तो नहीं है। तो हटने से कई फ़ायदे भी हैं, कई नुकसान भी हैं। नुकसान ये हैं कि अगर नुकसान की सोची जाए, जैसे हमने अभी नौकरी के जॉब के लिए भी हम कोशिश करेंगे तो हमें दिल्ली के साथ मुकाबला करना है, पहले हमें ऑनली जम्मू के साथ मुकाबला करना है। इस बॉर्डर पे हमारे पास उतनी पढ़ाई नहीं है, उतना कुछ है नहीं है कि जो हम जाके दिल्ली वालों से मुकाबला करेंगे। आपको लग रहा है दिल्ली वाले आएंगे यहाँ पर जॉब लेने के लिए? पक्का आएंगे। अच्छा। इसी के लिए तो हुआ है, तो उसमें तो उनको आना ही पड़ेगा। हालांकि लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि कश्मीर की पहचान इतनी छोटी नहीं जो एक धारा से जुड़ी रहे। अब सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि धारा 370 हटने के बाद कई फायदे जम्मू कश्मीर के इलाके को मिलेंगे। राज्य में व्यापार और इंडस्ट्री के हिसाब से निवेश बढ़ेगा, जो अब तक वहां के माहौल की वजह से नहीं हो रहा था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे हालात जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए कौन से कदम जरूरी हैं। आप देखते रहिए आज तक। चक्र विजेता ऑनररी कैप्टन बाना सिंह और अशोक चक्र विजेता
वीरों के वीर जिन्हें कहा जाता है नायब सूबेदार चुन्नीलाल, लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह और साथ ही नजीर अहमद वानी। अब समझिए कि ये सारे जो शूरवीर रहे हैं भारतीय सेना के, वो आखिर ऐसे ही माँ बाप के बेटे रहे हैं, वो इन्हीं घरों के चिराग रहे हैं। और इससे सीधा सीधा आपको ये पता चलेगा कि कश्मीर कब अलग थलग रहा। बस उसे समझने की आवश्यकता है। आज अगर इतनी बड़ी तादाद में जवान निकल कर आते हैं कि अपने देश की सेवा कर सकें, ये बहुत बड़ा संकेत है। और अगर वाकई तनाव की उन बातों को हटाना भी है तो उसका सबसे बड़ा जरिया है नौकरियों के जरिए लोगों को अपने साथ जोड़ना, चाहे वो सुरक्षा बलों की बात हो या फिर सरकार के और अलग अलग उपक्रम। धारा 370 को विचारधारा की लड़ाई बनाने वाले इस बात का जवाब दें कि राज्य का विकास कभी संतुलित क्यों नहीं रहा, क्यों इतनी राशि का आवंटन किए जाने के बावजूद शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं नदारद रही। कश्मीर की समस्या में सियासत का कोण अहम रहा है। आज अगर वहां की स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य करना है तो आम जनमानस को जोड़ने के साथ साथ उनके जीवन को बेहतर बनाना होगा और इसमें बड़ी भूमिका होगी रोजगार की। हमारे पास 50,000 गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो हम भरेंगे, उसकी हम घोषणा करते हैं। नौजवानों से कहेंगे कि वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, शिरकत करें। 50,000 नौकरियां हम आने वाले 2-3 महीने में यहाँ के नौजवानों को दे देंगे और ये वैकेंसीज भर देंगे। दूसरा कदम होगा विकास का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब एक राज्य नहीं बल्कि अलग अलग केंद्र शासित राज्य हैं, जिनमें लद्दाख को केंद्र शासित राज्य ही रखा जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य बनाया जा सकता है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि 50 डिग्री कॉलेज, 5 मेडिकल कॉलेज और हर जिले में IIT खोले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के सेब किसानों को इस बात की चिंता सता रही है कि मौजूदा तनाव के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि राज्यपाल की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि 22 लाख टन सेब की आधे से ज्यादा खरीद नेफेड के हाथों में दी जाएगी। कश्मीर के अलग अलग इलाकों से ये थी हमारी खास पेशकश। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।